अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज हम देखकर जो विषय आया है वह है टीचिंग इंग्लिश इन आईडी, ATIS, CP, MD, and other types of disability. Not only in disability, also in normal children, normal school. तो इसे ध्यान से सुने, देखने में बड़ा आसान है। और आप कहते हैं बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं पर मेरा बच्चा नहीं सीख पाता है। इसके पीछे रीजन है कि आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, अपने बच्चों को आप सिखा रहे हैं, वो बच्चे के अनुरूप, बच्चे के इंटरेस्ट के अनुरूप नहीं है। मैंने पहले कह चुका हूँ कि जिस इसमें इंटरेस्ट लगेगा उसमें कुछ न कुछ व्यक्ति बच्चे अपने आप कार्य करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट देना नहीं, हाउ कैन टेक पार्ट इन इंटरेस्ट, ये सबसे बड़ी चीज है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको जानते हैं कि रोल ऑफ इंग्लिश इन डे टू डे लाइफ। रोल ऑफ इंग्लिश इन डे टू डे लाइफ, दैनिक जीवन में अंग्रेजी की भूमिका क्या है। चलिए देखिए, अंग्रेजी भाषा सभी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा दुनिया भर में उपयोग में के मामले में अग्रणी भाषाओं में से एक है। यह विकसित देश में बहुत काफी ज्यादा प्रचलन है और अब तो हिंदी की बहुत काफी महत्ता आ गई है, कंप्यूटर में लगा है। लेकिन फिर भी आज भी बड़े व्यापार करना है, दूसरे देश से आदान प्रदान या कम्युनिकेट करना है, तो हमें इंग्लिश सीखना अति आवश्यक है। और कोई लैंग्वेज सीखना एक गलत चीज नहीं है, एक सही है। किसी लैंग्वेज ज्ञाता रहते हैं तो अच्छी बात है। जैसे मैं खुद हिंदी, इंग्लिश, मगही, भोजपुरी, मैथिली एंड बंगाली खुद मैं जानता हूँ। Also read and write. Nowadays we are speaking Jhankan here about 35 years, so ought to know something in Khota and also understand very well and musician Khota, Geet and others. And take interest because there's so many friends in Jharkhand and Adivasi people, and I speak in Jharkhand, Khota Bhasha. So we understand very well and also I speak. तो अंग्रेजी की जो इम्पोर्टेंस है, यह दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, एक नंबर। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भाषा की जरूरत होती है। यहाँ हमें कुछ अन्य भाषाओं को समझने में भी मदद करता है। इंग्लिश कैसे है तो किसी अन्य भाषा को समझने में हमें मदद करता है। और हिंदी के बनस्पत यह इंग्लिश भाषा बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो है आप जानते हैं ओनली 26 अक्षर है। कितने अक्षर हैं? 26 है ना, A to Z 26। और इंग्लिश में तो आप समझ सकते हैं जो भी है एक 26 लेटर में ही हम लोगों को पढ़ना है। और हिंदी जो है इंग्लिश से कड़ी है, पर हम लोग की मातृभाषा हिंदी होने के कारण हम लोग ज़्यादा प्रेफर हिंदी करते हैं। बेहतर कम्युनिकेशन बनाने में इंग्लिश मदद करती है। आप देशों से लोगों को संपर्क करने में इंग्लिश मदद करती है। अंग्रेजी की किताबें, पत्र पत्रिकाएं या पेपर पढ़ने में इंग्लिश हमारी मदद करती है। अंग्रेजी के माध्यम से आप बड़ी संख्या में लोगों के साथ विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि अपनी लैंग्वेज का आपको मालूम है, अदर लैंग्वेज से हम आसानी से समझ सकते हैं और समझने के साथ साथ में उसके दिल में अपना जगह बना सकते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि अब बिहार का है, इंग्लैंड का है। दुकान या अन्य जगह, कंप्यूटर या अन्य बड़े बड़े रेलवे या अन्य जगह देखते हैं कि टिकट में इंग्लिश लिखा रहता है। आप दवाई खरीदने जाइए तो उसमें देखिएगा सब इंग्लिश में पर्चा आता है, डॉक्टर भी इंग्लिश में लिखते हैं। आपका जो मेडिसिन होगा उसके ऊपर भी इंग्लिश में लिखा होगा। तो आप डे टू डे लाइफ में कहीं भी चले जाए, किसी न किसी रूप में आपको इंग्लिश से मुलाकात हो जाती है। आज हमारा दैनिक जीवन में जो है अंग्रेजी की भूमिका बहुत काफी है, सो इंग्लिश सीखना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब इसको सीखने का उद्देश्य क्या है, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश।
ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश, और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जितना मैं बताया हूँ उसी में से है। हो सकता है क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि इंग्लिश सीखने के उद्देश्य बताएं 10 नंबर। तो देखिए, प्राथमिक और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है उसमें इंग्लिश में लिखित रूपों में विद्यार्थियों को परिचित कराना है। इंग्लिश क्या है उसमें परिचय कराना है। सीखने को एक आनंददायक गतिविधि बनाना है। सीखने के लिए एक आनंददायक कंफर्टेबल और लगे कि हाँ वेल परफॉर्म कर सकते। शिक्षार्थियों को शिक्षक और सहपाठियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा को समझने में मदद करना है। अगर नहीं आ रहा है तो उसे कमेंट करिए, बात करिए, बताइए। शिक्षकों सरल शब्दों का प्रयोग, जैसे इंग्लिश है पहले सरल शब्दों का प्रयोग करें। निश्चित से बहुत गलतियां आपको होगी, लेकिन धीरे धीरे उस पर आपकी सुधार हो जाएगी। आप देखते हैं कि एक व्यक्ति हमारे गांव में ही उधर से आया था, लेबर का काम करता था। अब जब आया तो गांव में हिंदी बहुत कम बोले, इंग्लिश भी बोले। लोग समझते थे कि बहुत काफी पढ़ लिख करके आ गया। अब आप समझ सकते हैं लेबर के इंग्लिश बोलने लगा। संगत से बुद्धि होता है, संगत से बुद्धि जाती है। पहले कहा हूँ कि संगत से व्यक्ति की रंगत बदल जाती है। तो इंग्लिश कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है और बोलना बहुत काफी आसान है, पर उसका अभ्यास होते रहना चाहिए। कुछ दो चार मित्र ऐसे बनाइए जो इंग्लिश में आपसे बात करे तो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ग्रामर की शुद्धिकरण के लिए आपको सही से स्टडी करना होगा। अब है अंग्रेजी पढ़ने के अन्य उद्देश्य। डिफरेंट टीचिंग ऑफ इंग्लिश ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, different objective of teaching English। देखिए, different objective of teaching English, अन्य उद्देश्य क्या है इंग्लिश पढ़ने का? तो अंग्रेजी भाषा बोलने के साथ संचार करने के लिए बुनियादी भाषा कौशल जैसे सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखना हासिल करना है। यानी सुनना है, समझना है, तब बोलना है। ये 3 क्रिया पर आपको कंट्रोल रखना है। इंग्लिश छात्रों को बौद्धिक विकास होता है, व्यक्तिगत विकास होता है और व्यवसायिक क्षमता का विकास होता है। लोग सुनते भी है हिंदी बोल सकता है, इंग्लिश बोल सकता है, and he has something knowledge। इसके बाद अंग्रेजी सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करना होगा कि हमें इंग्लिश सीखनी है। अवधारणाओं और मुद्दों को उनको प्रचार प्रसार में लगाना है। साथ ही भाषाओं की क्षमता विकास करना जो उन्हें भविष्य में अन्य अवधारणाओं मुद्दों प्रस्तुत करने समझने में सक्षम बना सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संचार के साधन के रूप में इंग्लिश के महत्व के बारे में उनकी जागरूकता को विकसित करना। तो यही हमारा डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश है। अभी एक बार और इसे दोहरा देते हैं कि मैंने बताया कि डे टू डे लाइफ में इसकी क्या जरूरत है। अब हम इस पर आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। अब हम आते हैं बेसिक स्किल फॉर लर्निंग इंग्लिश। बेसिक स्किल क्या है, रियली क्या है जिससे हम इंग्लिश जल्द सीख सकते हैं? तो देखिए, नंबर 1 लिसनिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अब देखिए लिसनिंग जो है सुनना, एक ग्रहणशील कौशल है, और उसको हम ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं। कोई बोलता है ऑडियो से, वीडियो से, माने इसमें मुख्य रूप से 4 कौशल होते हैं। पहला बोलने की कौशल, दूसरा संवाद, बातचीत करते हैं, तीसरा जो है शब्दावली, वोकैबुलरी, और उसमें व्याकरण होता है। यानी सुनने में ये 4 कौशल की समावेश होता है। यानी इसे सुनना को कौशल की रानी भी कहा जाता है, क्वीन ऑफ
लिस्टिंग कहा जाता है। यह पहली ग्रहणशील भाषा कौशल है, सुनना, और इसमें 4 चीजें होते हैं, वो मैंने बता दिया आपको, बोलना, संवाद करना, शब्दावली और व्याकरण। तो सुनने के बारे में आप समझिए, और इसमें आपको सुनने में आपको ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा? रफ्तार। अगर मैंने बहुत हाई स्पीड में बोले तो शायद आप सुन पाएंगे पर उसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि एक पर एक स्लो करना कठिन हो जाता है। अतः सुनने में रफ्तार कैसे आपको पता है? शब्दावली, शब्दावली कैसे है, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? संरचनाएं, यानी जिस पाठ को हम पढ़ाई कर रहे हैं उस पाठ की संरचनाएं क्या है, इसके साथ लंबाई और विषय। जैसे कहने का मतलब है कि हॉकी खेलना, फिल्म या टीवी कार्यक्रम के बारे में लंबी वार्तालाप, या छात्रों को राजनीतिक विज्ञान या अन्य के बारे में बातचीत करना। तो इसमें कितना बड़ा वो विषय है, और अगर ज्यादा वीडियो में बना रहा हूँ, ज्यादा बड़ा बना रहा हूँ, तो शायद आपको सुनने में यह निरस लगेगा। तो सुनने में हमको ध्यान रखना है, सुनने की रफ्तार, शब्दावली, संरचनाएं, लंबाई, विषय का लंबाई कितनी है, और आवाज का रफ्तार। ज्यादा ऊंची आवाज में बोलना भी सही नहीं होता है। मैं अपने समझ में सबसे अच्छा वक्ता हमें जो वक्ता लगता है, और वो हमारे वक्ता पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। जब कहीं प्रोग्राम होता था वो आते थे, हमारे घर भी आए हुए हैं, तो वो इतना निश्चित से, आराम से, रोक कर हिंदी बोलते थे कि सुनने वालों की जिज्ञासा जग जाती थी। जब वो कविताएं नहीं पढ़ते थे तो मैं देखता था, कभी सुनो कभी हाय, जहां स्पीच को हाई करना हाई, जहां सुनो करना है सुनो, कितना कंफर्मेशन डोनेशन देना है, जिसके कारण सुनने वालों की जिज्ञासा काफी जग जाती थी और बड़ा अच्छा लगता था, और उनकी सारी बातें समझ में आती थी। कोई व्याख्याता क्लास में लिखी हो और लेक्चर देके चला जाए तो शायद 1% आप समझ पाएंगे और नहीं समझ पाएंगे। यदि वही सही ढंग से फोनेशन, ड्यूरेशन की अवधि लगाकर हो तो आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं। सुनने की जो गतिविधि है उसमें कुछ चरण है। तो पहला क्या है? विषय पढ़ने से पहले विषय में दिलचस्पी को लगाना। मैंने कहा था पढ़ने से पहले उसमें इंटरेस्ट लगाना। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हम ही नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको हम नहीं पढ़ा पाएंगे। इसलिए आपको पढ़ाने से पहले लाख मेरी जानकारी में फिर भी एक बार मुझे उस विषय को उलट कर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़े गुण चीजें होते हैं, वो होते हैं जो जब मस्तिष्क में नहीं रहता है। छात्रों को सुनने के लिए एक कारण देते हुए उन्हें एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए, इससे बीच बीच में मैं भी कुछ करीब वही क्वेश्चन पूछ देता हूँ। इससे लगता है कि हमारा विद्यार्थी हमारे साथ है, या शरीर यहाँ है और मन घर में है, या कहीं मन किसी और के साथ भटक रहा है। इस पर ध्यान दें। छात्रों को नए शब्दों का व्याख्यान करना, नए शब्दों को बताना, नई संरचनाओं की व्याख्या करना, जो कठिन है उसके बारे में बहुत तरीके से बताना। सुनने के दौरान ये तो हो गया, सुनने के पहले, और यह है सुनने के दौरान छात्र पहली बार पाठ सुनते हैं, उन्हें अनुमान लगाते हैं और सुन करके आगे बोलने की प्रयास करते हैं। छात्र अपने पहले सुनने के बाद भविष्यवाणी की तुलना करते हैं कि हम कितना बोल सकते हैं। छात्र को दूसरी बार सुनने से पहले कुछ सवालों को जवाब देने के लिए कहते हैं कि आप सुने हैं, मैं क्या बोला बताइए। पुनः छात्र को सुनने के लिए एक किताब हो आप ले लीजिए, आप स्टडी करिए और फिर उसे आप सुनिए। आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्टडी में कितनी दम है और कितनी एफिशिएंसी के साथ आपने स्टडी किया है। सुनने के बाद मैंने कहा था मैं इस विषय पे बात कर रहा हूँ और 15 मिनट के बाद आपको जो मैं बताया हुआ लिखने के लिए हम कहेंगे। तो विषय पर अधिक प्रश्न पूछकर पूरे
पाठ की छात्र को समझ की जांच करना कि वे कितने समझे और नहीं समझे। शिक्षक 5 गलतियों को एक साथ ऑडियो स्क्रिप्ट कहानी जोर से पढ़ता है। छात्र इन गलतियों को या तो तुरंत ठीक कर देता है या फिर गलतियों की सूची बना लेता है। सुनने के बाद शिक्षक को बताता है। यानी आप पढ़े, टेट में सुनाई दिया, आपको उसमें कुछ गलतियां लगी, उसको निकाल ली, फिर सुधार दें और फिर पूरा टेट चालू करें और रीडिंग दें और फिर पुनः सुने, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने फर्स्ट बार कितनी गलती की, दोबारा कितनी की, नाउ वी आर प्रोफेशनल। अब इसके आगे मैंने कहा था कि लिसनिंग था, लिसनिंग के बाद मैं आता हूँ रीडिंग में। रीडिंग देखिए, पढ़ना दूसरी एक्सेसिव स्किल लैंग्वेज है। यानी जिस तरह से आपका लिसनिंग सुनना ग्राह्य भाषा था, उसी तरह से लिसनिंग पढ़ना भी एक ग्राह्य भाषा, दूसरी ग्राह्य भाषा, एक पहली ग्राह्य भाषा है। लिसनिंग फर्स्ट और रीडिंग सेकेंड। पढ़ना जो है हमारा दूसरी ग्राह्य भाषा है। सब आ सकता है, हमारी एक्सेप्ट लैंग्वेज फर्स्ट कौन है तो लिसनिंग, सेकेंड कौन है रीडिंग। रीडिंग में अगर बता दूं एक मुख्य पॉइंट है रीडिंग में होता है कि जब किसी चीज को आप मन में पढ़ते हैं तो शायद उतनी जल्द याद नहीं होता है, लेकिन जब आप थोड़ी आवाज में पढ़ते हैं तो वह निश्चित रूप से आपको जल्द याद होगा। यानी आवाज लेकर पढ़ने में आपका मन, मस्तिष्क, ध्यान एट ए टाइम all organs are activated so that you learn more and more and no any disturbance. Otherwise, study silently, then maybe backside any disturbance like motor vehicle sound, another noise in your mind and you disturb. So that also always study, always reading in loudly. इसमें शब्दावली, वर्तनी, व्याकरण और लेखन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। रीडिंग के लिए सबसे पहले क्या है, बच्चों को आप चित्र के साथ पुस्तकें दें, क्योंकि बच्चे पढ़ने से ज़्यादा पहले चित्र को देखेंगे और चित्र को देख करके अनुमान लगाकर वो बोल दें। जैसे हाथ का एक चित्र था और वहाँ लिखा हथेली। छोटा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन हथेली देखेगा, हथेली वो बता देगा। या गाय का चित्र दे दें और उसमें गाय नहीं दें तो गाय शायद तो नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन एक गाय को देख करके पिक्चर देख कर बोल देगा गाय। तो ये क्या है, बच्चों को पिक्चर रीडिंग यानी चित्र का हास बुक, उसे धीरे धीरे कॉमिक्स बुक पढ़ने दीजिए जिससे उसको रहता है। एक अच्छे शब्द और एक पॉकेट नोटबुक, उसको कोई जानकारी की उसको पॉकेट को नोट बुक दीजिए, जो आपको इतना आपको ध्यान रखना। दोहरी भाषा की किताबें, दोहरी भाषा की किताबें का अर्थ है ऐसे भाषा जिस भाषा का द्विअर्थी भाषा हो। जैसे सूत्र का नाम रवि भी है और भास्कर भी है, तो एक ही ये दोनों एक है, लेकिन दोनों का अर्थ दो होता है। इसमें द्विभाषिक अर्थ है। समाचार पत्र, ऑनलाइन पत्रिकाएं, समाचार पत्र पढ़ने दीजिए। इससे क्या होगा समाचार पत्र पढ़ने से, क्योंकि उसमें विकास होगा अपने समाज का, कहाँ क्या हो रहा है, देश का, विदेश का, साथ साथ वो अपने दृष्टि को उस पर डालेगा। तो एक ब्रॉड वर्ड, ब्रॉड थिंकिंग, ब्रॉड डिक्शनरी और ब्रॉड शब्दकोश का विकास होगा। इसके बाद छात्र को रुचि के अनुकूल भोजन, फैशन, फिटनेस या अन्य चीज के बारे में उसे बताएं कि आपको ये ठीक रहेगा, आपको ये करना चाहिए, आपको इसे करना चाहिए। उससे क्या होगा, उसके प्रति वो काफी इंटरेस्ट जगेगा और पढ़ने के लिए ज्ञान प्रति रुझान बढ़ेगा। देखिए, पढ़ना सीखने का कुछ तकनीक भी है। टेक्निक ऑफ रीडिंग, टेक्निक ऑफ रीडिंग। ये क्या टेक्निक ऑफ रीडिंग है? नंबर 1 इसको बोलते हैं, अभी मैं बताया कि चित्र के साथ बच्चों को पढ़ने के लिए, इसको बोलते हैं KWL। दूसरा है
DRTA, DRTA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट रीडिंग थिंकिंग एक्टिविटी। D for direct, R for reading, T for thinking and A for activity। यानी कहने का मतलब है DRT जो है डायरेक्ट रीडिंग थिंकिंग एंड एक्टिविटी। आप डायरेक्ट पढ़िए, रीड करिए, जिसको पता है ना एक्शन दिख रहा है, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय 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 जय। तो ये क्या है कि आप DRTA का उपयोग करते हैं, यानी डायरेक्ट रीडिंग थिंकिंग एंड एक्टिविटी। रीडिंग भी हो रहा है और डायरेक्ट रीडिंग हो रहा है, थिंकिंग भी हो रही है, आगे क्या हो रहा है, एक्टिविटी भी हो रहा है। दिस इज द बेस्ट। अब आगे है नेक्स्ट स्पीकिंग, बोलना सीखना। भाई बोलना भी संचार का एक माध्यम है। अगर आप बोल नहीं पाएंगे तो फिर कैसे आदान प्रदान आपकी भाषा का होगा, आपकी ज्ञान का होगा, आपकी जानकारी का होगा। तो बोलना ये टीचिंग स्पीकिंग बहुत जरूरी है और इसके लिए हम बोलने के लिए कुछ गतिविधियां हैं जिस पर हम ध्यान देते हैं। वो है छात्रों को अपने बारे में वाक्य बनाने को कहें। देखिए अभी जो मैं बता रहा हूँ नर्सरी टीचर से बीएड स्पेशल एजुकेशन बीएड सभी जगह काम है, वैसे माँ बाप को भी काम आएंगे जो मदर फादर जिनके बच्चे छोटे हैं। छात्र को पहले अपने बारे में वाक्य बनाने को कहें, कुछ भी वो अपने बारे में बताए। मेरा नाम ये है, बोल मैं कपड़ा पहना हूँ, मुझे आज स्कूल जाना है, मैं स्कूल से इतना बजे आता हूँ, फिर ट्यूशन जाता हूँ, पापा पढ़ाते हैं, मम्मी खाना, जो भी कुछ उसको जो है लिखने और बोलने के लिए कहें। शिक्षक एक छात्र को एक प्रश्न पूछता है जो बदले में किसी अन्य मित्र से उत्तर देने के लिए कहता है। भाई अगर आपको नहीं आता है, कोई और विद्यार्थी आता है तो बताएं। जैसे जहाँ से हमारे यहाँ टीम आई थी, जिस विद्यार्थी ने पूछा कि उसको नहीं आया, लेकिन अगला विद्यार्थी खुद बोला था सर हम बताएंगे, हमको मालूम है। इट मींस पढ़ाई होती है, शायद उस दिन क्लास नहीं आया या उसको जानकारी नहीं हो, लेकिन इस बात का उसको मालूम है कि क्लास यहाँ होती है। आगे है शिक्षक छात्रों को एक से अधिक वाक्यों का जवाब देने के लिए कहता है। माने कहने का मतलब है कि गाय के बारे में, तो गाय के बारे में आप जो जानते हैं वो 2 शब्द 3 शब्द 4 शब्द 5 शब्द, लेकिन एक से अधिक सवाल बताइए। इसके बाद शिक्षक एक वास्तविक उत्तर देता है और छात्रों को इसके लिए प्रश्न बनाने के लिए कहता है। यानी कहने का मतलब है कि उत्तर आंसर में दिया हूँ, इसका एक क्वेश्चन बना देंगे। जैसे नन्हा मुन्ना राही हूँ, मैं कैसा राही हूँ, मैं नन्हा मुन्ना राही हूँ, कैसा राही हूँ, नन्हा मुन्ना राही। क्वेश्चन मेरा आंसर पता चलेगा। गलती के प्रकार के आधार पर बोलने की गतिविधियों को सही करने की तकनीक, उसमें सबसे बड़ी चीज है कि आपका चेहरे की अभिव्यक्ति, माने आपका हाव भाव, आपके एक्टिंग, इसको कहते हैं अंग्रेजी में गेस्चर एंड पोस्चर, ये बहुत बड़ा एक दूसरे पर इफेक्ट करता है। आगे एक आप मेरे साथ बच रहा है और वह है राइटिंग। अब राइटिंग पे आते हैं। देखिए लेखनी, हम इस पर पहले भी कुछ बता चुके हैं। राइटिंग स्किल जो है लिखना सीखने के लिए मुख्य रूप से इसमें 4 चरण होते हैं। नंबर 1 पहले बताओ, अनुरेख, अनुरेख रेखांकित करना, स्क्रिप्टिंग लाइक दैट ठीक। नंबर 2 क्या है, बिंदु मिलान। देखिए बिंदु मिलान होता है, बिंदु मिलान में नजदीक बिंदु मिलान और दूर बिंदु मिलान, 2 तरह का होता है। नजदीक बिंदु मिलान होगा बच्चा कर देगा, दूरी बिंदु मिलान होगा तो बच्चा थोड़ा देरी से करेगा। अगर करेगा भी तो पहले मैं बता चुका हूँ, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, तो यहाँ से आता यहाँ आ जाएगा, इस बार नहीं जा पाएगा। तो इसलिए बच्चों को पहले नजदीक बिंदु मिलान हम देंगे। इसके साथ नकल करना, आप कुछ लिख दीजिए,
और उसी पर उसको ट्रेसिंग करने के लिए कहिए, कुछ ABC लिखिए या शब्द लिखिए और उसी पर ट्रेसिंग करने के लिए उसको बोलिए, और बाद में स्मृति करना, और बाद में उसको कहिए कि हम ये बताए हैं आपको, आप अपने से लिखिए। तो उसको स्मृति में लॉन्ग और शॉर्ट टर्म में जितना भी गया हुआ वो बच्चा अपने से लिखने का प्रयास करेगा। देखिए इसमें भी 3 चरण है, जो राइटिंग है उसके 3 चरण है। पहला लिखने से पहले यानी राइटिंग से पहले, राइटिंग के पहले उसको रिकॉग्नाइज होना है कि हमको क्या राइटिंग के लिए बोला गया है। राइटिंग के दौरान जब लिख रहे हैं तो उसको ध्यान में रिकॉग्नाइज होने लगेगा हमको क्या लिखना है, और लिखने के बाद वो पूर्ण रूप में कन्फर्म होगा तो बताएगा कि आई एम राइट, मैं सही लिखा हूँ, और उसमें फिर उसको समूह में चर्चा करने को लिए कि हम ऐसे लिख रहे हैं, आप भी लिखो। अब उसमें कुछ मौखिक शुद्धता का भी ध्यान देना, छात्र को उत्तर स्वीकार करें, कोई गलती या सही जवाब ना हो तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। बार बार उसे हर समय डांटने और टोकने की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट पहले कर चुका हूं, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज है। प्रैक्टिस से व्यक्ति परफॉर्म हो जाता है और परफेक्ट हो जाता है। लिखने के दौरान में 3 चीजें होती हैं। पहला प्रारूपण, पुनर्निरीक्षण, उसको देखता है। जैसे मैं जब एमए की सेकेंड की परीक्षा दे रहा था तो हमारे बगल में जो लड़की थी, मैं तो ऐसा था कि मैं कॉफी लिया और कॉफी लेने के बाद अपने क्वेश्चन को देखा और जो आंसर आता है टिक किया और लिखना शुरू किया और कॉपी में जमा कर दिया। लेकिन उसको देखा कि पहले पढ़ने के बाद क्वेश्चन लिखती थी, लिखने के बाद में एक बार वो देखती थी कहाँ गलती कहाँ सही हुआ। तो यही इसमें है पुनर्निरीक्षण और बार बार संपादन। इट मींस आई एम कन्फर्म विद द राइटिंग 100%। ओके, अब लिखने के बाद क्या है? लिखने के बाद छात्र के लेखन का प्रकाशन, कुछ लिखता है तो उसका प्रकाशन कराइए किसी पेपर में, उसमें उसे मोटिवेशन मिलेगा बच्चों को कि हाँ हमने लिखा, हमारे पेपर में आया, रिव्यू में आया, टीवी में आया। मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। तो आज का जो विषय मेरा था टीचिंग इंग्लिश, रोल ऑफ इंग्लिश इन डे टू डे लाइफ। इसके बाद ये जो है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, बेसिक स्किल फॉर लर्निंग, listening, speaking, reading, writing, and objective of teaching English and different methodology of teaching English आज मेरा समाप्त होता है। जय हिंद। अगला वीडियो है